हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल द रूट एडुकेयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको प्रतिदिन क्लास 12 की वीडियो लेक्चर अवेलेबल की जाएंगी। सफलता के लिए हौसले और मेहनत के साथ जरूरी है सही मार्गदर्शन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल द रूट एडुकेयर। साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक, आपका जो सेक्शन है वो इनऑर्गेनिक का और कार्बनिक रसायन का है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, वर्ग 15 के तत्वों के बारे में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रुप 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाइए हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ये चीज़ें अधिक समझ में आएंगी। तो चलिए आज हम साथियों, पिछले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं वर्ग 15 के तत्वों के गुणों में आगे बढ़ते हैं। तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या के बारे में हम पढ़ने के वाले हैं साथियों। परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या के बारे में साथियों, इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे साथियों नाइट्रोजन की, इस वर्ग का पहला तत्व आपका कौन सा है? नाइट्रोजन। अगर हम उसके विन्यास की बात करें तो साथियों उसका विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, फिर आपका विन्यास क्या हो जाएगा? 3s2 3p3। अगर ऐसे ही आर्सेनिक की बात कीजिएगा तो मैंने आपको बताया 4s2 4p3 होगा, एंटीमनी में 5s2 5p3 होगा। तो कहने का मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर बार जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, हर एक बार सेलों की संख्या में कितनी वृद्धि होती है? एक वृद्धि होती है। हर बार एक नया सेल बढ़ते चला जाता है। इसलिए परमाणुविक आकार क्या होता है या परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है? वो बढ़ती चली जाती है। इसके रीज़न क्या है? तो हर बार एक नया सेल इंट्रोड्यूस होता है उस एलिमेंट में। जैसे अगर मान लो कि मैं नाइट्रोजन का फिगर स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ, तो ये नाभिक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। अगर 7 है तो उसमें प्रोटॉन 7 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7 होंगे। अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो ये न्यूक्लियस मान लो, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम देख रहे हैं कि हर एक बार सेल की संख्या में एक वृद्धि हो गई, और सेल की संख्या में वृद्धि होने से आपको दिख भी रहा होगा कि आकार क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है। तो याद रखेंगे साथियों कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे, परमाणुविक त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता जाता है। चलिए, तो इसमें अब कंटिन्यू करके डैश दे के आप लिखना चालू कीजिए, मैं उसको बोल के लिखवाता हूँ। लिखेंगे साथियों कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या में वृद्धि के कारण परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती है। परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। अगर हम बात करें आयनिक त्रिज्या की साथियों, तो याद रखेंगे कि आयनिक त्रिज्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक बढ़ेगी, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ से ये क्या होने लगती है? आर्सेनिक के बाद, एंटीमनी के बाद ये घटता है और फिर बिस्मथ से क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि
प्रत्येक तत्वों का परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या कितना होता है। याद रखेंगे परमाणविक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या को हम मेजरमेंट किस में करते हैं, वो इसका माप की इकाई है पिकोमीटर। हम पिकोमीटर में मेजरमेंट इसका करेंगे साथियों। और आपको पता होगा कि 1 पिकोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻ कितना होता है, 12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर। तो चलिए अगर हम बात करें, याद रख लीजिएगा ये ट्रेंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप नीचे से लिखो उतना लिखने के बाद कि परमाणविक त्रिज्या का ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड क्या होगा। तो आप याद रखो कि परमाणविक त्रिज्या क्या होती है कि नाइट्रोजन का सबसे कम होता है, उसके बाद फास्फोरस का उससे ज़्यादा, आर्सेनिक उससे ज़्यादा, एंटीमनी और सबसे ज़्यादा किसका होता है, बिस्मथ का होता है। मतलब नाइट्रोजन का परमाणविक त्रिज्या कितना होता है, 70 पिकोमीटर, फास्फोरस का 110 पिकोमीटर, आर्सेनिक 121, एंटीमनी 141, बिस्मथ 148 पिकोमीटर में होती है। अगर आयनिक त्रिज्या की बात करें तो नाइट्रोजन का 171, फास्फोरस का 212, आर्सेनिक का 210 और एंटीमनी का 76 और बिस्मथ का क्या होता है, 103 होता है। तो साथियों आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ बढ़ती है आयनिक त्रिज्या, फिर क्या होती है, घटने लगती है। तो इसका एकमात्र रीज़न है कि ये जो आपके 3 एलिमेंट होंगे ये ऋणायन का निर्माण करते हैं, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, धनायन का निर्माण करते हैं। और हमें पता है कि ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, और धनायन की त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। तो आप इस ट्रेंड को याद रखो, ये ट्रेंड आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन आपसे ऐसे दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि वर्ग 15 के तत्व में सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो सबसे छोटा आकार किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। दूसरा आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में किसका परमाणविक आकार अधिक है और किसका कम है, ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में किसका परमाणविक आकार अधिक है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि फास्फोरस का अधिक है। क्यों अधिक है, तो ये आप इसके रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हो कि नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर अगर मूव करते हैं तो एक न्यू सेल की एंट्री होती है, एक नया सेल बढ़ता है, इसलिए सेल की संख्या में वृद्धि के कारण परमाणविक आकार भी क्या होता है आपका साथियों, बढ़ता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा गया परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या का जो वैल्यू है उसे आप नोट कर लीजिएगा। जल्दी से आप नोट कीजिए, एक एसएस ले लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा साथियों, अगर नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे बाद में नोट कर लेना। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है ये डाटा, बस आप इसे ये जो क्रम लिखा गया आप उसको याद रखिएगा। चलिए इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये जो ट्रेंड हमने पढ़ा है वो वर्ग में पढ़ा है। वर्ग का मतलब आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसे कहते हैं वर्ग में घूमना, अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इसे कहते हैं आवर्त में घूमना। तो वर्ग में हमने देखा कि आकार क्या होता है, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। साथियों ये बात याद रखिएगा, ये आप किसी भी वर्ग में चले जाइए वह परमाणविक आकार हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे सेलों की संख्या में एक वृद्धि होती है, और सेलों की संख्या में वृद्धि होगी तो आपको पता है कि आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सब जगह सारे ग्रुप में ये सही होगा, ये ट्रेंड जो होगा। साथियों अब हम परमाणविक आकार की बात करेंगे, लेकिन वो बात कहाँ पे होंगी, वो बातें होंगी आवर्त में। वो बातें कहाँ होंगी, आवर्त में। तो चलिए हम देखते हैं आवर्त में। तो साथियों आपको पता होगा कि हम वर्ग 15 पढ़ रहे हैं, तो वर्ग ये आपका रहा ग्रुप 15, और ये आपका ग्रुप 14, और ये आपका ग्रुप 16। ये ग्रुप मतलब वर्ग 16 के तत्व, ये वर्ग 15 और ये 14 है इधर। चलो तो आपको पता है कि अगर हम तत्व की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन होता है 7 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा परमाणु संख्या 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा परमाणु संख्या 8। अब हम इन तत्वों के परमाणु आकार की तुलना करना है। हमें वास्तव में नाइट्रोजन की तुलना करनी है पिछले तत्व वर्ग 14 के तत्वों से और आगे वाला तत्व वर्ग 16 के तत्वों से। तो आप देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसे समझ लोगे तो ये सब जगह काम आएगा, सारे वर्ग में काम आएगा, सारे आवर्त में काम आएगा। अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे, संरचना बनाओगे, तो ये नाभिक में 6 प्रोटॉन, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहली कक्षा में 2, और कार्बन के दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये किसका विन्यास है, कार्बन का।
अगर हम ऐसे ही बना ले तो ये आपका पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। साथियों इसे एक बराबर फिगर समझिएगा तो छोटा बड़ा हो जा रहा है हमसे। और ये आपका नाइट्रोजन हो गया और ये आपकी हो गई ऑक्सीजन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया 6। साथियों एक बराबर इस फिगर को समझिएगा, छोटा बड़ा नहीं बनाना है आपको, क्योंकि सब में सेल सेम है। तो फिगर को अब हम देखते हैं, हम इसको समझाएंगे तो फिर आप फिगर बना लेना, आप समझ जाओगे। चलो अब देखो, कार्बन में आपको पता है कि परमाणु संख्या 6 होती है, तो प्रोटॉन 6 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 6। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे फास्फोरस की, तो इसमें भी फास्फोरस कह रहा है सॉरी नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होती है, प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो प्रोटॉन 8 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 8। तो अब आप देखो, अब आप तुलना करो। अब आपको पता होगा जैसे कि प्रोटॉन हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। तो आप पढ़े होइएगा फिजिक्स में कि प्लस और माइनस वाले के बीच में अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश है तो उनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? तो नाभिक में जो हमारा प्रोटॉन है वो बाह्यतम कक्षा को क्या करता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित करता है, जिसको हम नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो 6 प्लस वाले आवेश मिलकर खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर, क्योंकि आकर्षण है। यहाँ पे कितने खींचने वाले हैं? 7। और यहाँ पे कितने खींचने वाले हैं? 8। तो आप खुद बताओ साथियों कि नाभिकीय आकर्षण कहाँ पे ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन का जो आकर्षण होगा वो नाभिकीय आकर्षण होगा, वो किस में ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन आपके धनावेश क्या है? ज़्यादा है। तो अगर आप नाभिक किसी को अपनी ओर खींच रहा है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो अगर आकर्षण बल ज़्यादा है तो आप बताओ कि त्रिज्या बड़ी हो पाएगी क्या? जैसे मान लो मैं किसी को अपनी ओर खींच रहा हूँ, तो क्या हमारे उनके बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली कि ये घटेगी ही, क्योंकि मैं उसे अपनी ओर खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे खिंचाव, नाभिकीय आकर्षण बल सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो खिंचाव यहाँ पे होगा। और खिंचाव जितना ज़्यादा होगा, कहने का मतलब नाभिकीय आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा, आकार उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ खिंचाव कम है तो आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि जो हमारा कार्बन है उसका आकार क्या होता है बुआ? नाइट्रोजन से क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप बड़े आकार बना दीजिएगा कार्बन का। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का आकार कैसा होता है? ऑक्सीजन का आकार कार्बन की तुलना में ज़्यादा मतलब ज़्यादा छोटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये क्या होगा? नाइट्रोजन से छोटा ही होगा। तो आपने देखा क्या कि जैसे ही हम आगे जाएंगे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश एक एक बढ़ रहा है सब में। नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है, और नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है तो त्रिज्या क्या हो रही है? छोटी हो रही है। वैसे ही अगर हम पीछे आते हैं तो हम देख रहे हैं कि नाभिकीय आकर्षण बल घट रहा है, नाभिकीय आकर्षण कम होगा तो खिंचाव कम होगा, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम आवर्तों में तुलना करेंगे तो नाइट्रोजन का जो परमाणु त्रिज्या होगा वो कार्बन से क्या हो जाएगा? छोटा, और जबकि ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसी बातों को हम लिखेंगे इसी टॉपिक में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। क्या लिखना है? लिखेंगे नाइट्रोजन का आकार, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन मत लिखो वर्ग 15 के तत्वों का आकार, वर्ग 15 के तत्वों का आकार वर्ग 14 की तुलना में, वर्ग 14 की तुलना में छोटा, छोटा, वर्ग 14 की तुलना में छोटा, जबकि वर्ग 16 की तुलना में, वर्ग 16 की तुलना में बड़ा होता है, वर्ग 16 की तुलना में बड़ा होता है। आप इसे नोट कर लो साथियों, ये जो मैंने यहाँ पे समझाया क्यों छोटा होगा क्यों बड़ा होगा, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है डिटेल से। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों अब देखो यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। आपको यहाँ 3 एलिमेंट दे दिया ऐसे ही और पूछा जाएगा कि किसका आकार बड़ा और किसका आकार छोटा है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का आकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन से बड़ा हो जाएगा, लेकिन कार्बन से नाइट्रोजन क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं वैसे कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में किसका आकार बड़ा होगा और किसका छोटा होगा। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का बड़ा होगा और ऑक्सीजन का छोटा होगा। क्यों? इसके रीज़न आप कैसे लिखोगे कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आकार बड़ा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर नाभिकीय आवेश कम होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि ऑक्सीजन में नाभिकीय आवेश क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आकार क्या होता है, कम होता है। याद रखेंगे अपोजिट रेसिप्रोकल का ट्रेंड होता है इसमें कि आकार ज़्यादा आकर्षण ज़्यादा है तो आकार क्या हो जाएगा, कमता है। तो ये आपका परमाणविक आकार की बात करते हैं, परमाणविक त्रिज्या की बात करते हैं। ये टॉपिक समाप्त होता है। अब नंबर नेक्स्ट हम गुण पे बात करेंगे, वो हम देखते हैं आगे। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया तो। चलिए साथियों अब हम आगे बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक आयनन विभव, जिसको आयनन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में कहते हैं आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव। देखिए इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आयनन विभव क्या होता है। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालकर उसे धनायन बनाने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। तो फिर से हमें यहाँ पे ट्रेंड पढ़ना है। हमको पता है कि ट्रेंड हमें कैसे पढ़ने हैं, 2 प्रकार के ट्रेंड पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है वर्ग में और दूसरा ट्रेंड हमें कहाँ पढ़ना है, आवर्त में। 2 प्रकार के ट्रेंड हमें पढ़ने होते हैं पूरे टॉपिक में, एक वर्ग में और दूसरा आवर्त में। और वो ट्रेंड हमें किसका पढ़ना है, आयनन विभव का। तो चलिए साथी हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आयनन विभव किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो अगर हम सबसे पहले ट्रेंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेंड ग्रुप में ही देखते हैं। तो आप एक बात को समझो, देखो बहुत इजी होता है ये सब, बस ये सारा कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो ये सारी जगह ऐसे ही फुलफिल होंगे, सब जगह ये कंसेप्ट यूज़ होता है। तो बस आपको उन कंसेप्ट को ही समझना है। जो मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा, बस आप 2 ही में कंपैरिजन करो, बाकी में ऐसे ही होंगे। चलो समझने का प्रयास करते हैं साथियों। साथियों चलिए अब हम इसे समझने का, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, साथियों हम आगे बढ़ते हैं। अब आयनन विभव की बातें करते हैं। तो आपको पता है कि ये नाइट्रोजन है और ये हमारा क्या है, फास्फोरस है। तो चलिए अब आयनन एंथैल्पी क्या होती है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आयनन एंथैल्पी क्या है, तो बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उस तत्व को धनायन बनाने के लिए जो आप एनर्जी दोगे, वही एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो कितना एनर्जी देना है या फिर किसकी ज़्यादा होगी, उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों मैंने पिछले तुरंत ही बताया है कि यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे, 7 होंगे, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे, 15 होंगे। आपको पता है कि नाभिकीय आकर्षण किस में ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका सेल छोटा है, सेल क्या है, छोटा है, तो आकर्षण इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें आपका सेल बड़ा है, दूरी बढ़ गई तो नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा। ये आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम जितने भी फोर्स है वो दूरी के रेसिप्रोकल, दूरी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होते हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है आकर्षण बल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पे आकार छोटा है तो आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और यहाँ आकार कम है तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आकार ज़्यादा है तो यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा, और यहाँ आकार छोटा है तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। उल्टा बोल दिया था आई थिंक मैंने। क्यों? तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो फोर्स होते हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होते हैं। दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम होगा। तो
अब देखो साथियों, अब यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण मतलब ये जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव है नाभिक की ओर, वो स्ट्रॉन्गर फोर्स से जुड़ा हुआ है, वो खिंचाव बहुत ही मजबूत है। और यहाँ पे वो खिंचाव इसकी तुलना में यहाँ पे क्या है, खिंचाव क्या है, कम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ का, क्या वो नाभिक की ओर मजबूती से बंधा होगा, मजबूती से खिंचा होगा? नहीं, वो मजबूती से नहीं होगा इसकी तुलना में। यहाँ पे मजबूती से होगा और यहाँ पे मजबूती से नहीं होगा। तो आप बताओ कि अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि बंधन जो है वो मजबूत नहीं है, बल क्या मान, नाभिकीय आकर्षण बल कमज़ोर है, तो आप क्या कर सकते हो कि आसानी से कम एनर्जी दे के आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बल का मान बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये बंधन आसानी से, क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? नहीं, ये जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है, जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गर फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देना होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आकर्षण बल अगर ज़्यादा है तो विभव का मान यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आकर्षण बल यहाँ पे कम है तो विभव का मान यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो आप याद रख लो, आप इसे याद ही कर लो दिमाग में कि जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती है नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है सेलों की संख्या बढ़ने पे? क्योंकि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो चलो आयनन विभव में लिखते हैं, लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान, ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है क्योंकि सेलों की संख्या में वृद्धि के कारण बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कमज़ोर होता जाता है। तो आयनन विभव का ट्रेंड क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज़्यादा विभव किसकी होगी, तो नाइट्रोजन की, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। सबसे कम विभव किसका होगा, बिस्मथ का होगा। ये हम बात कर रहे हैं प्रथम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, मतलब प्रथम आयनन विभव का। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालने जाने वाली ऊर्जा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसके लिए दी जाने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी, द्वितीय आयनन एनर्जी। तीसरे के लिए वैसे ही तृतीय आयनन विभव ऐसे होता है। तो हम ये जो ट्रेंड पढ़ रहे हैं वो जनरली हम पढ़ेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ेंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हम जो ट्रेंड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फास्फोरस उससे कम, आर्सेनिक उससे कम, एंटीमनी उससे कम और बिस्मथ सबसे कम। क्यों? क्योंकि बिस्मथ धनायन बनाता है। चलिए ट्रेंड आप याद रखिएगा। ये तो था हमारा वर्ग का ट्रेंड। अब हम बात करते हैं इसी के आवर्त के ट्रेंड की, कि आवर्त में ये कैसे बदलाव होगा आयनन विभव का। तो चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे ऐसे ही कॉपी में नोट कीजिएगा जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जो ट्रेंड पढ़ेंगे वो आवर्त में पढ़ेंगे। वो हम अब हमारा ट्रेंड कहाँ पे पढ़ना होगा, वो ट्रेंड अब हम पढ़ेंगे आवर्त में। तो चलिए शुरू करते हैं आवर्त में। फिर से वही बात, हमें कंपैरिजन करना है उसके संगत 14 मतलब वर्ग 14 के तत्व, वर्ग 15, फिर वर्ग 16। ये आपको पता है कि एक आवर्त ऐसे का 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन और 16 में ऑक्सीजन। आपको पता है कि अगर हम बात करें तो आकार किसका बड़ा होता है, इसका बड़ा आकार होता है, और नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन क्या होता है, छोटा होता है। ये कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, नाइट्रोजन से कर रहे हैं। ये कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन और कार्बन में कौन बड़ा है, कार्बन बना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन छोटा है, तो ऑक्सीजन छोटा है। ये कंपैरिजन हम किस में कर रहे हैं,
तो नाइट्रोजन से कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ महसूस करो, ये कार्बन, ये 2 और ये 4, ये आपका नाइट्रोजन 2 5, ये ऑक्सीजन 2 और क्या हो जाएगा 6। ये आप समझिएगा न्यूक्लियस है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है। चलो साथियों देखो, आप महसूस करो यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोटॉन 6, यहाँ 7 और यहाँ प्रोटॉन 8। खिंचाव कहाँ ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली खिंचाव इसमें ज़्यादा होगा। और खिंचाव सबसे कम किस में होगा? मतलब आकर्षण बल सबसे कम किस में होगा? आकर्षण बल यहाँ पे क्या होगा? सबसे कम। और इसमें आकर्षण बल क्या होगा? नाभिकीय आकर्षण की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो, तो आकर्षण बल कम है तो आपको पता है कि एनर्जी ज़्यादा देना होगा? नहीं, एनर्जी ज़्यादा नहीं देना होगा, एनर्जी कम ही एनर्जी में टूट जाएगा। मतलब आप क्या लिखोगे कि नाइट्रोजन का आयनन विभव वर्ग 14 की तुलना में, मतलब वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव 14 की तुलना में ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर्षण बल कम है, तो इसका आयनन विभव कम, इसका आयनन विभव क्या होगा? कम होगा। और इसका आयनन विभव क्या होगा? ज़्यादा, इन दोनों में। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, यहाँ पे तो सीधा आप लिख सकते हो, लिख ही लो इसको, फिर हम ऑक्सीजन का समझाते हैं कि नाइट्रोजन का, नहीं नाइट्रोजन मत लिखो, वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 14 की तुलना में अधिक होता है, 14 की तुलना में अधिक होता है। परंतु अब एक चीज़ आप और समझो, यहाँ पे लिखना बंद करो और फिर समझो। ये तो क्लियर दिख रहा है कि आकर्षण कम है, कम एनर्जी होगा। हमें समझना है जनरली, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उधर वाला इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो, आपको पता क्या है कि यहाँ आकर्षण बल क्या है? कम है, सॉरी आकर्षण बल ज़्यादा है। आकर्षण बल ज़्यादा है तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे होना चाहिए विभव का मान ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल क्या है यहाँ पे? ज़्यादा है, तो विभव का मान ज़्यादा होना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। विभव का मान अगर हम बात करें इसकी तुलना में, प्रथम आयनन विभव, हम बार बार प्रथम आयनन विभव की बात करेंगे यहाँ पे, तो विभव इसका क्या होता है? कम हो जाता है। तो क्यों कम हो जाता है, हमको इसी चीज़ को समझना है यहाँ पे। तो देखो, अगर हम विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p4। तो ये आपका विन्यास है। आपने पढ़ा होगा कि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित सेल क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है। तो अगर हम ये बात करें तो ये मोर स्टेबल है, अधिक अस्थाई है। मोर स्टेबल का मतलब क्या होता है? अधिक अस्थाई है। और ये आपका लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम बताए होंगे पीछे भी कि फुलफिल या हाफ फिल जो सेल होता है वो आपका क्या होता है? सब सेल वो मोर स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन, और ये लेस स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये अधिक स्थायी विन्यास है, इसमें चेंजेस करना बहुत ही कठिन है। तो इसका आयनन विभव क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। होना किसका ज़्यादा चाहिए? होना ऑक्सीजन का ज़्यादा चाहिए, परंतु ज़्यादा किसका है? तो आपका वर्ग 15 का है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आप याद रखिएगा। ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं और क्वेश्चन या अपवाद वाली श्रेणी से एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आप क्या समझे कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में किसका आयनन विभव ज़्यादा होगा? तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन विभव में ऑक्सीजन का नहीं ज़्यादा होगा। यहाँ आकर्षण बल भले ही ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन का ज़्यादा नहीं होगा। वो आयनन विभव किसका ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? तो क्योंकि इसके एकमात्र रीज़न होंगे क्योंकि नाइट्रोजन का जो सबसेल होता है वो अधिक अस्थाई होता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मोर स्टेबल है ऑक्सीजन की तुलना में, और अस्थाई चीज़ों में कोई भी परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। आपको उसके लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होंगे। तो ये तो प्रथम आयनन के विभव की बात थी। लेकिन अगर इसी दोनों में हम द्वितीय आयनन विभव की बात करें तो देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल लिए, तो अब बताओ किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया? अब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया ऑक्सीजन का, और लेस स्टेबल कौन हो गया? नाइट्रोजन। मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये आपका ये ज़्यादा होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट ट्रेंड हो जाएगा। तो हम बार बार यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन में प्रथम आयनन विभव भी पूछे जाते हैं, तो आप प्रथम आयनन विभव का भी याद करोगे। सेकेंड ट्रेंड में द्वितीय आयनन विभव में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन कम हो जाएगा। तो आप इसी को लिख लोगे। परंतु
परंतु वर्ग 16 की तुलना में वर्ग 16 से भी अधिक होता है। वर्ग 16 से भी अधिक होता है क्योंकि वर्ग 15 के तत्व के बाह्यतम p उपकक्षा अर्धपूरित होता है। अतः यह सॉरी साथियों, एक टेक्निकल ग्लिच हो गई थी, तो हम थे समझा दिए हुए थे, बस मैं आपको लिखवा रहा था। तो आप लिख लेंगे कि परंतु वर्ग 16 से अधिक होता है क्योंकि वर्ग 15 के बाह्यतम p सबसेल अर्धपूरित होता है। अतः यह अस्थायी विन्यास को प्राप्त करता है। इसलिए वर्ग 15 के तत्वों का प्रथम आयनन विभव वर्ग 16 की तुलना में अधिक होता है। चलिए साथियों, हमने ट्रेंड था वो वर्ग और आवर्त दोनों में देख लिया। अब देखिए साथियों, ये जो एक्सेप्शनल केस है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि जस्ट इससे पहले 2 साल पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता का ट्रेंड पूछा गया था और वो एक्सेप्शनल वाला ही पूछा गया था आपसे। तो आप याद रख कर लेना कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में, ये क्वेश्चन आप लिख के आंसर याद ही कर लेना, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में किसका आयनन विभव अधिक है, कारण बताएं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए आपकी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, याद करिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कारण बताएं तो किसका अधिक है। देखो, होना चाहिए तो ऑक्सीजन का ज़्यादा, लेकिन एक्सेप्शनल है तो किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रखता है ऑक्सीजन की तुलना में, और आपको पता है कि स्टेबल चीज़ों में, कोई भी अस्थायी चीज़ों में आसानी से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा होगा। मेहनत कहने का मतलब यहाँ पे एनर्जी से समझेंगे, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा दोनी होंगी। तो प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन ज़्यादा ऑक्सीजन कम, लेकिन अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा नाइट्रोजन कम। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन फिर कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन को प्राप्त करता है और नाइट्रोजन फिर लेस कन्फिग्रेशन को प्राप्त करता है, लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन को प्राप्त करता है। तो चलिए साथियों, हमारी ये 2 टॉपिक समाप्त होती है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बस साथियों, आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर आप अपने इसे फेसबुक आईडी से अपलोड कीजिए और अपने दोस्तों, अपने मित्रों को भी हमारे इस चैनल द रूट एडुकेयर के बारे में बताइए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। बस हमारा आपसे यही अनुरोध है। आपका प्यार मिलता रहा तो मैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।